हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी विद्यार्थी के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो आपके अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में भी बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। यानी यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उससे लिया गया प्रश्न है। चैप्टर का आपका नाम क्या है? फर्स्ट का आपको पता है, परिचय। जो आपका क्या है, परिचय नाम है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। उस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय लिया जाता है। केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय कब लिया जाता है? एक बाजारी शक्तियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे का आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थी, इनमें से किसी भी क्वेश्चन का विकल्प आपको गलत लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई भी विकल्प को क्या है, गलत नहीं बताते हैं। जो बुक में होता है, जो क्वेश्चन बैंक में होता है, उसी को मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, उसकी मतलब उसी का आंसर मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। और उसके बाद में मैं क्या है, गूगल पर भी सर्च करता हूँ कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं क्या कंफर्म वीडियो, कंफर्म क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन का विकल्प गलत ना हो। और बाय द वे क्या है, गलत भी हो जाता है तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा, हम उस वीडियो को रिसर्च करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गूगल भी क्या है, बार बार घुमा देता है, वहाँ पर भी गलत ऑप्शंस गलत वेबसाइट पर देने लगता है। तो हम क्या है, कंफर्म नहीं होते हैं, इसीलिए हम आप लोगों से पूछते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, कार एवं स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, कार एवं स्थानापन्न वस्तुएं क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, या डी यानी पेट्रोल और उसके बाद देखिए डीजल, दोनों यानी का व खा दोनों यहाँ पर आ चुका है, ए और बी होना चाहिए। तो तीसरे का आपका डी हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर यानी पेट्रोल डीजल दोनों हो जाएगा, जो कि कार यानी दोनों में ही उपयोग होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चौथा नंबर। जब एक वस्तु की कीमत, इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, यानी अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। इसमें जितने भी स्टूडेंट अभी तक जो भी क्वेश्चंस को तैयार किए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं ईमानदारी से, क्या बिना कुछ चीटिंग किए, हमारी बताने से पहले। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न कि जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तो दोनों वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं? ए आपका पूरक वस्तुएं, गिफ्ट वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, या निम्न कोट की वस्तुएं। तो चौथे का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्थानापन्न वस्तुएं हो जाएंगी, जो कि चौथे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर देखिए, असंगत को छांटिए, यानी जो असंगत है इसको आपको छांटना है। तो यहाँ पर जो असंगत हो जाएगा, आंसर सी ही हो जाएगा। पांचवे का भी आपका आंसर सी हो जाएगा। चावल तथा चपाती हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, किसी वस्तु की उपयोगिता क्या होती है? यानी कोई एक वस्तु है, उसकी क्या उपयोगिता क्या होती है, ये बताना है आपको। वस्तु की उत्पादन क्या क्षमता, या व्यक्ति की जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, वस्तु का स्वाद, या वस्तु की उपलब्धता। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 6 नंबर का बी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता हो जाएगी इसकी उपयोगिता। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है? ऋणात्मक प्रतिफल की आवश्यकता में क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? तो वो आपका होता है सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होती है, यानी आंसर सी हो जाएगा, जो कि सीमांत उत्पाद क्या होती है? ये ऋणात्मक होती है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और आपका जो पेपर होने वाला है शायद 28 फरवरी को आपका यूपी बोर्ड का पेपर है, और इसमें सारे क्वेश्चंस आएंगे अर्थशास्त्र में। 8वां प्रश्न है,
उत्पादन फलन क्या है। 8वां प्रश्न पूछा गया है कि उत्पादन फलन क्या है, ये आपको बताना है। तो 8वें का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, आगतों तथा निर्गतों के मध्य तक तकनीकी संबंध, यानी आगतों तथा निर्गत के मध्य एक तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन क्या है, यही कहा जाता है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न, आगतों, यहाँ पर आगत है, आगतों नहीं, आगत प्राप्त करने के लिए फर्म द्वारा किए जाने वाला व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा, लागत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगत है। समझ में आ गया, तो लागत हो जाएगा राइट आंसर 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 9 नंबर क्वेश्चन था। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। 10 ही प्रश्न होता है बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स में, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और अन्य बोर्ड के जो होंगे अलग अलग होगा। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न, कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 10 नंबर का आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कुल स्थिर लागत हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, ये देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लागत वक्र यूं, यहाँ पर देखिए कौन सा लागत वक्र यूं आकार का नहीं होता है। औसत लागत, औसत सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत, या डी औसत स्थिर लागत। तो आपका 11 नंबर का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत स्थिर लागत हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आंसर 11 नंबर का डी बिल्कुल सही है। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होती है, यानी जो कोई उत्पादन है वो शून्य होती है तो लागत क्या होती है, शून्य होती है। स्थिर लागत के बराबर, परिवर्ती लागत के बराबर, या डी सीमांत लागत के बराबर। तो 12 का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, स्थिर लागत के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इसका आंसर आप देते जाइएगा। वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चंस को आप समझ सकते हैं, फिर इसका आंसर दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फास्ट चल लें, तो आप ही फास्ट चलिए। 13 नंबर देखिए, एक बाजार उसे समय संतुलन की अवस्था में, एक बाजार उसे समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग, क्या होती है वस्तु की मांग, वो आपकी होती है वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं क्या है। अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं क्या है, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका ए हो जाएगा उत्पादन, उपभोग, निवेश, ये सारी चीज़ें जो है अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं हैं। क्या है, अर्थव्यवस्था की ये सारी चीज़ें मूल क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 15 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है, यानी कोई सकल घरेलू उत्पाद है, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आराम से, मैं सीधा राइट आंसर की बात करूंगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य हो जाएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है। 15 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर क्या है, भारत में 1000, क्या यहाँ पर देखिए 1000 नहीं, सॉरी, यहाँ पर भारत में 100 रुपये, देखिए भारत में 100 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है, यानी इसको कौन भैया निर्गमन करता है, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सभी बैंकों का जो मालिक है वो आपका 16 का आंसर सी हो जाएगा। सभी बैंकों का मालिक भारतीय रिजर्व बैंक ही है, इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया। सबसे बड़ा जो ब्रांच है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। 17 नंबर देखिए क्या है, भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है, जो केंद्रीय बैंक है भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है। 17 का आपका जो बी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। किताबी भाषा से सारे आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कोई भी इसका आंसर करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, यानी मेरे हिसाब से कोई भी गलत नहीं है। और मैं इसको रिसर्च भी करता हूँ गूगल पर कि कोई भी आपका क्वेश्चन का विकल्प गलत ना रहे, कोई भी नंबर आपका कटे ना बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैं रिसर्च से आपको लेकर आकर बताता हूँ। और गूगल पे जैसा कि हमने बताया, गूगल और क्वेश्चन बैंक में भी काफ़ी बार गलत हो जाते हैं। लगभग 70% क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन गलत रहते हैं। मैं अनुमानित बता रहा हूँ, मेरा कोई वो नहीं है कि भैया वही है। समझ में आ गया। तो ये 17 का आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखिए 18 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो आपका मुंबई हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, जो कि इसका मुख्यालय है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए अर्थशास्त्र में स्टेरिस क्या है, अर्थशास्त्र में स्टेरिस पारिबस का क्या अर्थ है।
यहाँ पर देखिए यदि क्या है, यदि अन्य बातें आसमान रहें, यदि सभी बातें समान रहें, यदि अन्य बातें समान रहें या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 19 नंबर प्रश्न है उसका आंसर सी हो जाएगा, यदि अन्य बातें समान रहें, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब आय वाई से वृद्धि 500 रुपये हो तो, यहाँ पर देखिए जब आय ब्रैकेट में देखिए वाई में वृद्धि 500 रुपये हो तो, और उपभोग में क्या है ब्रैकेट में सी वृद्धि 250 रुपये हो तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मन होगा, कितना होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1/ आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1/2 हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा ही पूछा जाता है। सरकार संचालित करती है क्या, जो सरकार है ये संचालित बेसिकली करती क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, कावा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्रक हो जाएगा, जो कि सरकार संचालित करती है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, 22 नंबर ये देखिए, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब उसके क्या होता है, यहाँ पर इसका राइट आंसर जोड़कर कंप्लीट करना है। तो 22 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा, व्यय में वृद्धि होती है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब उसके व्यय में क्या है, वृद्धि होती है। तो 22 का आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शायद 3 नंबर का आपका पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, अर्थशास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मांग के नियम को समझाइए, यानी जो मांग है इसके क्या है, नियम को समझाना है आपको, इसका आंसर बताना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच का प्रतिलोम संबंध मांग का नियम कहलाता है। यदि यहाँ पर देखिए, यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग, यदि कोई वस्तु है इसकी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिसमें उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ क्या है, विपरीत संबंध होता है। उसकी कीमत के साथ क्या होता है, इसके लिए विपरीत संबंध होता है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न कि एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए, एक दिष्ट क्या है कि एक दिष्ट अधिमान से तात्पर्य उस स्थिति में से है जिसमें उपभोक्ता एक वस्तु के संयोग को अन्य वस्तु के संयोगों को तुलना में क्या है, प्राथमिकता देता है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर भी हमने बता दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद कीजिए, यानी इसमें अंतर भी आपका बताना पड़ सकता है। तो आंसर देखिए इसका क्या है, मैं सीधा आंसर पर आपको बताऊंगा और वीडियो को रोक कर भी आप सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बाबू समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आंसर, स्थिर लागत वो लागत होती है जो उत्पादन की लागत के साथ क्या है, घटती बढ़ती नहीं है, ये पूरक लागत भी कहलाती है। परिवर्ती लागत वो लागत है जो उत्पादन की मात्रा के साथ क्या है, बदलती रहती है। किसी व्यवसाय में परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए लागत लगाई जाती है, उसे क्या है, परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। समझ में आ गया। तो परिवर्तनशील लागत क्या होता है, तीसरे प्रश्न का भी आंसर हमने दे दिया है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, इसमें मैं सिर्फ 5 ही प्रश्न आपको बताऊंगा। देखिए, अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। जो अल्पकाल, इसमें एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, इसका आंसर देना है। तो देखिए, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र वह भाग है जो औसत परिवर्ती लागत AVC से, यानी ब्रैकेट में A1 वाला VNC से ऊपर होता है, फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहलाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र सदैव बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ होता है। क्या है, दाएं ऊपर चढ़ता हुआ ये होता है। यानी चौथा प्रश्न जो है इसका भी आंसर हमने दे दिया है। पांचवा देखिए क्या है, उच्चतम निर्धारित कीमत से आप क्या समझते हैं। उच्चतम जो निर्धारित कीमत है इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या है कि किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की और ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। प्रायः आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और चीनी आदि के लिए ऐसी कीमत तय की जाती है। ये कीमत बाजार
निर्धारित कीमत से कम होती हैं, क्योंकि बाजार निर्धारित कीमत पर उन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का कुछ भाग असमर्थ होता है। समझ में आ गया? ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्वेश्चंस को रोक कर भी समझ सकते हैं और इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। भारत में बेरोजगारी की समस्या को समस्त अर्थशास्त्र अध्ययन में क्यों शामिल किया जाता है, ये आपको बताना है। ये आपका 6 नंबर प्रश्न है। 3-3 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर देखिए, भारत में बेरोजगारी की समस्या को समस्त अर्थशास्त्र अध्ययन में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि ये बेरोजगारी की समस्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एक क्या है, आर्थिक मुद्दा है। तो जो आपका 6 नंबर प्रश्न था इसको हमने बता दिया है। आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी और क्या सारी चीज़ों को, क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। 7वां देखिए, स्टॉक चर से क्या अभिप्राय है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक चर क्या अभिप्राय है? आंसर देखिए, स्टॉक चर ब्रैकेट में देखिए परिवर्तन से अभिप्राय, यहाँ पर ये ना होना चाहिए, से अभिप्राय उन चरों से है जिन्हें समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए समाप्ति, क्या है, संपत्ति और पूंजी। यहाँ पर समाप्ति नहीं, संपत्ति और पूंजी हो जाएगा, जो कि स्टॉक चर से अभिप्राय है। समझ में आ गया? ये 7वां प्रश्न था, ये भी हमने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां नंबर क्या पूछा गया है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक से आप क्या समझते हैं? जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, इससे आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखिए, उपभोक्ता कीमत सूचकांक अर्थव्यवस्था में कीमतों में क्या है, अर्थव्यवस्था में कीमतों में परिवर्तन की माप करने की एक विधि है। ये वस्तुओं को दी गई टोकरी जिनका क्रय प्रतिनिधि उपभोक्ता करते हैं, क्या उपभोक्ता करते हैं, कीमत सूचकांक है। इस प्राय प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या है? प्राय प्रतिशत के रूप में क्या व्यक्त किया जाता है। ये भी हमारा 8वां प्रश्न था, ये भी हमने बता दिया। छोटा छोटा इसका आंसर देना है, ज़्यादा बड़े में नहीं देना है आपको। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। बैंक मुद्रा से क्या अभिप्राय है? जो बैंक मुद्रा है, इससे अभिप्राय क्या है, इसके बारे में इसका आपको आंसर देना है। आंसर देखिए क्या है, वो मुद्रा जिसका बैंक बैंकों के पास रखी लोगों की नगद जमा की, यानी नगद पैसे जमा के अतिरिक्त मांग जमा के रूप में सृजन करता बैंक मुद्रा कहलाती है। बैंक मुद्रा का एक शाख मुद्रा होती है। 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है। बजट संबंधी घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? यानी जो बजट से संबंधित है, इससे आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए, भारतीय संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष ब्रैकेट में देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार का क्या है, संवैधानिक कर्तव्य है। ये वार्षिक वित्तीय ब्यौरा ही सरकार के मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। यद्यपि इसका संबंध एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका क्या है, प्रभाव आने वाले काफ़ी वर्षों तक रहता है। समझ में आ गया? जो 10 नंबर प्रश्न था, ये भी हमने बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के लिए इतना ही था। शिवम स्टडी नॉलेज चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस चैनल पर हम तैयारी कराते रहते हैं और वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही था। अर्थशास्त्र में और भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे।